हम जयशंकर प्रसाद रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक कर रहे हैं। देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक है, जिसमें से हम प्रथम अंक कर चुके हैं। आज हम द्वितीय अंक की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन। बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियाँ, उनमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती है। जैसा कि हमने प्रथम अंक के सबसे पहले दृश्य में देखा था कि जो गुप्त वंश के राजा रामगुप्त हैं, उनके शिविर का दृश्य दिखाया गया था, और इस नाटक के द्वितीय अंक के आरंभ में शकराज के शिविर का दृश्य दिखाया गया है। कोमा। प्रारंभ में मैंने बताया था कि कोमा कौन है। कोमा मिहिर देव की दत्तक पुत्री है और शकराज की प्रेमिका है। तो यहाँ पर शकराज के जो दुर्ग है उसका दृश्य दिखाया गया है, और कोमा प्रवेश करती है। धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। तो यहाँ पर कोमा क्या कह रही है? पौधों के विषय में बात कर रही है कि इन पौधों को सींचना पड़ता है, नहीं तो ये क्या हो जाते हैं? रूखे हो जाते हैं, सूख जाते हैं और मलिनता से भर जाते हैं। यानी कि उनकी सुंदरता को कौन ढक लेता है? धूल ढक देता है। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं। कोमा देखती है कि आज पौधों को अच्छे से सींचा नहीं गया है, इसलिए उनके पत्ते धूल से भरे हुए हैं। इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। यानी कि जो इन पौधों के फूल है वो पूर्ण रूप से खिले नहीं हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। इनको सींचा नहीं गया, इनमें पानी नहीं दिया गया, इसलिए ऐसा लगता है जैसे इन फूलों को खिलखिलाकर हंसने का इनमें बल ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। कोमा कुछ सोचकर कहती है, ठीक, इधर कई दिनों में महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई। तो यहाँ पर महाराज किसकी बात हो रही है? शकराज की बात हो रही है। कोमा सोचती है कि कई दिनों से महाराज भी अपने युद्ध में लगे हुए हैं, युद्ध क्रियाओं में लगे हुए हैं, और मैं भी इधर नहीं आई, इसलिए इन पौधों की चिंता कौन करता, इन पौधों के बारे में कौन सोचता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है? वो मन ही मन प्रश्न करती है कि मैंने 2 मंच बैठने के लिए यहाँ रखने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी है, मंच नहीं रखे गए हैं। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और सभी अपने प्राण युद्ध में प्राण देने और लेने में पागल हो रहे हैं। वसंत का उदास और असल पवन आता है, चला जाता है। यानी कि वसंत की ऋतु है, पवन आती है और चली जाती है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं, लेकिन उस वसंत के पवन के स्पर्श से कोई भी परिचित नहीं है। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। वो मन ही मन सोचती है कि जो हमारा ये जो जीवन है, ऐसा वास्तव में नहीं होना चाहिए। वसंत ऋतु में उदास नहीं बल्कि प्रसन्न रहना चाहिए। सीढ़ी पर बैठकर वो सोचने लगती है, परिणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती है। वो सोचती है कि प्रेम में ठीक उसी तरह होता है जैसे कि आंखों में अगर कोई तेज प्रकाश पड़ता है तो सामने की कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ऐसे ही प्रेम में पड़ने पर हमें सामने की जो घटनाएं हैं वो पूरी रूप से दिखाई नहीं देती। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है,
उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है। तो यहाँ पर कोमा क्या कह रही है कि वसंत ऋतु से चूक जाना, जो प्रेम की ऋतु मानी जाती है वसंत ऋतु, उससे चूक जाना या उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है, दोनों को ही बराबर माना जाता है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं, यानी कि संसार के जो चतुर लोग माने जाते हैं उनकी नज़रों में वो दोनों ही मूर्ख माने जाते हैं। दोनों कौन? जो कि वसंत ऋतु का जिनको आगमन का पता नहीं चलता और जिनको वसंत ऋतु के आगमन का एहसास होता है, वो दोनों ही जो इस संसार के चतुर लोग हैं उनकी दृष्टि में मूर्ख माने जाते हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? वह स्वयं से प्रश्न करती है कि कोमा इन दोनों में किसे सही समझती हो, और गाती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया, चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। फिर ये गीत गाकर वो चुप होकर अपनी आंखें बंद करके तन्मय होकर लीन होकर बैठ जाती है। तभी शकराज का प्रवेश होता है, हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। मतलब शकराज यहाँ पर अपनी ही चिंता में डूबा हुआ खड़ा हो जाता है, इस चिंता में वो कोमा को भी नहीं देख पाता। शकराज कहता है खिंगिल अभी नहीं आया। वह स्वयं से ही कह रहा है कि खिंगिल कौन है? जो कि रामगुप्त के दरबार में दूत बनकर गया है, वो अभी तक नहीं आया है। जो कि शकराज की संधियों का प्रस्ताव लेकर रामगुप्त के दरबार में गया है, उसके विषय में शकराज चिंतित है कि वो अभी तक वापस नहीं आया है। क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? वह मन ही मन सोचता है कि क्या उसे वहाँ पर बंदी तो नहीं बना लिया गया है। यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। तब शकराज मन ही मन गुप्त वंश के विषय में सोचता है कि अगर गुप्त वंश के शासक अंधे नहीं हैं, रामगुप्त अंधा नहीं है, तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति, यानी कि शक वंश ने जो उसके शिविर को दोनों तरफ से घेर लिया है, ये मुसीबत उसको दिखाई देनी चाहिए। फिर कुछ सोचकर विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। फिर वो स्वयं सोचता है कि यह मुसीबत केवल उन पर नहीं है, हम पर भी है। अगर उन्होंने हमारी संधि का प्रस्ताव नहीं माना तो युद्ध होने पर दोनों तरफ से ही रक्त की नदी बहेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, उसका मन है वो बहुत ही चंचल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। तो बैठ जाऊं इस एकांत में, और सोचता है कि मैं यहाँ पर इस एकांत में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूँ। वह स्वयं से ही कहता है कि मेरा जो मन बिखर गया है, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर बैठकर संभाल लेता हूँ। इधर उधर देखता है, कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर अरे कोमा, यानी कि शकराज ने अब कोमा की तरफ ध्यान दिया है, इसलिए वो उसको पुकारता है। कोमा कहती है हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? शकराज कहता है उसे स्निग्ध भाव से देखकर, स्नेह के भाव से उसकी तरफ देखकर कहता है आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा, कि मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा कहती है रूठने का सुहाग मुझे मिला कब, कि आपसे रूठने का ऐसा सौभाग्य मुझे अभी नहीं मिला है, ऐसा अधिकार मुझे कब मिला है? शकराज कहता है आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। तो यहाँ पर शकराज कहता है कि मैं आजकल जिन विकट मुसीबत से भरी जो परिस्थितियाँ हैं मेरे चारों तरफ, उनमें गुजर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए तुम्हें मुझसे रूठना नहीं चाहिए। कोमा कहती है तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? कोमा शकराज से कहती हैं कि आपको जिन बुरी चिंताओं ने चारों तरफ से घेर रखा है, क्या उनमें मेरा कोई अधिकार नहीं है? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? आप मुझे उन चिंताओं से अलग रख रहे हो, इससे आपकी परिस्थिति कुछ आसान हो रही है?
शकराज कहता है, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता, कि मैं तुम्हारे हृदय को उन बुरी भावनाओं में डालकर तुम्हारे हृदय को दुखी नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है, कि मेरे सामने तो इस युद्ध के रूप में जीने और मरने का प्रश्न बना हुआ है। कोमा कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। कोमा कहती है कि ये जीने मरने के जो प्रश्न होते हैं ये अपने आप किसी मनुष्य के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मेरा तो ये मानना है कि इन प्रश्नों को मनुष्य स्वयं अपने जीने के लिए उपयोगी मानता है, इसीलिए वो उसके सामने आते हैं। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जैसे मकड़ी खुद ही लटकने के लिए जाला बुनती है, ऐसे ही मनुष्य भी इन प्रश्नों में खुद ही अटकता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। वो कोमा महाराज से क्या कहती है कि अगर हम खुश रहते हैं तो खुश रहने से मनुष्य के भविष्य में मंगल ही मंगल होता है और उसका सौभाग्य उसे बुलाता है, लेकिन इसलिए उदास नहीं रहना चाहिए। शकराज कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। तो यहाँ पर शकराज कह रहा है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य ये सिर्फ मनुष्य की कमजोरियों के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, कि मैं सबसे बड़ा किसको, इन सब बातों से बढ़कर मैं सबसे बड़ा पुरुषार्थ को मानता हूँ, परिश्रम को मानता हूँ। पुरुषार्थ ही कर्मों को मानता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। यानी कि मनुष्य के जो कर्म होते हैं, उसका जो परिश्रम होता है, वह उसके अच्छे भाग्य को स्वयं ही खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। तो इस पर शकराज कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं चाहता, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन केवल मैं ही सभी दिशाओं को दिग्विजय का मतलब क्या है यहाँ पर, सभी दिशाओं को विजय करना, कि मैं ही सभी दिशाओं को विजय करने के लिए नहीं निकला, बल्कि रामगुप्त भी दिग्विजय बनना चाहता है। कोमा कहती है, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। कोमा कहती है कि ये संसार का नियम है कि अगर आपसे कोई महान है, आपसे कोई बड़ा है, तो आप उनके सामने थोड़ा सा झुक कर भी इन उपद्रवों से बच सकते हो। शकराज कहता है, यही तो मुझसे नहीं हो सकता, यानी कि मैं झुक नहीं सकता। कोमा कहती है, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है, कि अगर मनुष्य में पूरी तरह से लघुता समाई हुई है, लघुता का अभाव है, लेकिन इस दौरान अगर वो स्वयं को महत्वपूर्ण दिखाने का नाटक न करे तो यह उसके लिए अच्छा होगा। शकराज चिढ़कर कहता है, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। यानी कि मैं अगर गुप्त वंश से बड़ा नहीं हूँ तो मैं उससे छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। वो कोमा को क्या कहकर पुकारा है, पत्थर की मूर्ति। तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम पत्थर की मूर्ति बनकर अभी तक वहीं क्यों खड़ी हो, तुम मेरे पास आओ। कोमा कहती है, पाषाणी पत्थर, हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। जो पत्थर होता है उनके भीतर ही भीतर अंदर कितने मीठे जो झरने होते हैं वो बहते रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है। लेकिन उन पत्थरों में मदिरा के झरने नहीं बहते जो कि दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि शीतल जल की, ठंडे जल की धारा बहती है जो दूसरों को जीवन देती है, प्यासों की तृप्ति, जो प्यासों की प्यास बुझाती है। शकराज कहता है, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। लेकिन शकराज क्या कहता है कि मुझे इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा कहती है, स्थिर दृष्टि से देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। शकराज मंच पर बैठ जाता है और खिंगल का प्रवेश होता है। शकराज कहता है, कहो जी, क्या समाचार है।
खिंगल कहता है, महाराज मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है, यानी कि हम अपनी संधि पर अडिग है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, यानी कि या तो उनको हमारे संधि प्रस्ताव मानने पड़ेंगे या युद्ध करना पड़ेगा, या तो अपने प्राण दे अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करें। शकराज उत्सुकता से कहता है, तो वे समझ गए? खिंगल कहता है, दूसरा उपाय ही क्या था कि हमारे संधि प्रस्ताव को मानने के सिवाय उनके पास अन्य कोई उपाय नहीं था। यह छोकड़ा रामगुप्त को कह रहे हैं कि यह कल का छोकरा यानी कि जो युवा रामगुप्त है समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था, कि अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह यह भी सभी दिशाओं को विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, लेकिन उसे इन जंगली निर्जन जो एकांत पहाड़ी घाटियां हैं उनका परिचय उसे नहीं है, उनके विषय में उसको कुछ भी नहीं पता। किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। तो इन सब बातों पर विचार करके उसने हमारे नियमों को मान लिया है। शकराज कहता है, प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है खिंगिल के। खुशी के भाव में वह खिंगिल के दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं कि मुझे यह उम्मीद नहीं थी। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? दूसरा प्रस्ताव कौन सा? ध्रुव स्वामी को भेंट करने का, क्या वह प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल कहता है, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया, यानी कि उसने हमारी सब मांगे मान ली है और ध्रुव स्वामी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित हो जाएगी, कि उन्होंने ध्रुव स्वामी को भी आपके पास भेजना स्वीकार कर लिया है। कोमा चौंक उठती है और शकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। शकराज कहता है, खिंगल तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होगी, यानी कि वो शक वंश के जो देव पुरुष है, जो उसके पूर्वज है, उनकी स्वर्गीय आत्माओं के विषय में बात कर रहा है कि ऐसा प्रस्ताव सुनकर वो आज खुश हो गए होंगे कि गुप्त वंश ने शक वंश के सामने अपनी हार मान ली है। उनके पराजयों का यह प्रतिशोध है। शक वंश और गुप्त वंश की आपस में शत्रुता का हमेशा नाता रहा है, संबंध रहा है। इसलिए जो शक वंश पिछले जो गुप्त वंश के सामने उनकी जो पराजय हुई थी, यह उन सब का प्रतिशोध है, बदला है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य है। यहाँ पर शकराज क्या कह रहा है कि हम गुप्त वंश है, जो गुप्त हैं, उनकी दृष्टि में हम कैसे हैं? हम जंगली हैं, क्रूर हैं और असभ्य हैं। तो फिर मेरी प्रति हिंसा ही बर्बरता के भी अनुकूल होगी। तो मेरा जो बदला होगा, हिंसा के बदले जो हिंसा होगी, वह भी क्रूर होगी, बर्बरता से भरी होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। फिर वो दूसरे प्रस्ताव पे पूछता है कि मैंने अपने जो शूरवीर है, बहादुर मेरे जो सामंत हैं, मैंने उनके लिए भी उनकी स्त्रियां मांगी थी। खिंगल कहता है कि वे भी साथ ही आएंगी। शकराज कहता है, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो, कि ऐसे नर्तकियों का नाच का प्रबंध करो जिन्होंने सोने की पायल पहन रखी है। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुलाकर लाओ। तो खिंगल का वहां से प्रस्थान होता है। शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न, पागल सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश होता है। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है, नर्तकियों की टुकड़ी आती है। शकराज उन्हीं नर्तकियों की ओर देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है और सामंत लोग शकराज के पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। नर्तकियां नाचती हुई गाती है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलख यहाँ पर क्या होती है? लटे घुंघराली हैं। लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरीली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रतनमयी प्याली झुक चली चूमने, वलरियों से लिपटी तरु की डाली है। यह लगा पिघलने मानिनियों का हृदय, मृदु परिणय रोष भरा, वे हंसती हुई दुलार भरी मधु लहर उठाने वाली हैं। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमट से, इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने
सौरभ मकरंद मिलाया है, कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई, उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही सुंदर प्रकृति वर्णन किया है। जैसे कि छायावाद कवियों की विशेषता है, तो वैसे ही जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि होने की वजह से उन्होंने प्रकृति वर्णन का बहुत ही मनमोहक चित्रण किया है। नर्तकियां जाने लगती है और एक सामंत कहता है, श्रीमान इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। एक सामंत क्या कहता है कि इतनी बड़ी विजय का अवसर है, लेकिन उत्सव सूखा लग रहा है, किसके बिना? मदिरा के बिना, और जबकि सामने मदिरा का कलश भरा हुआ है। शकराज कहता है, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं प्यालियाँ भरकर भी देनी चाहिए, कि इन मेरे सामंतों को सभी को प्यालियाँ भरकर देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियाँ एक एक का सानुरोध पान कराती है, मतलब बिना किस अनुरोध सहित सबको एक एक प्यालियों का पान कराती है। दूसरा सामंत कहता है, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं है। जो दूसरा सामंत है वो कहता है कि शकराज की जो आज्ञा थी, गुप्त वंश को उन्होंने जो संधि प्रस्ताव भेजे थे, उन प्रस्तावों को मानने के अलावा गुप्त वंश के पास, रामगुप्त के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। वो कहता है कि गुप्त वंश ने समझ से काम लिया, दिमाग से काम लिया, वरना हम लोगों को इस रात की कालिमा, यानी कि जो अंधेरे की कालिमा है, उसको कालिमा को लाली में बदलना पड़ता, लाल रंग में बदलना पड़ता, उनके खून से लाल रंग में बदलना पड़ता। तीसरा सामंत कहता है, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। तीसरा सामंत कहता है कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, अपनी स्वयं की प्रशंसा इतनी क्यों कर रहे हो, बल्कि इसके बजाय चुपचाप अपने जो तुम्हें बिना परिश्रम के जो विजय मिली है उसका आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाते। अगर तुमको उन गुप्त वंश से लड़ना पड़ता तो तुम्हारा जो सारा जो बल है वो निकल जाता। दूसरा सामंत कहता है, क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है हमसे। तीसरा सामंत कहता है, हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत कहता है, तो फिर आओ तुम ही से निपट लें, कि आओ फिर मैं सबसे पहले तो तुमसे ही निपट लेता हूँ। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं और शकराज खिंगल को संकेत करता है और उन लोगों को बाहर लिवा जाता है, यानी कि शकराज के संकेत पर जो खिंगल है वो उन सामंतों को बाहर ले जाता है। शकराज कहता है, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई, दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा, अब तो हृदय अधीर हो रहा है खिंगल। यानी कि जो तुरीयनाद बजता है, जो उसकी ध्वनि आती है नाद की, उसके अनुसार रात के आगमन की सूचना हो गई है, रात्रि हो गई है और जो दुर्ग के द्वार है वो अब जल्दी ही बंद हो जाएंगे, लेकिन मेरा हृदय बेचैन हो रहा है। किस लिए शकराज का हृदय बेचैन हो रहा है? क्योंकि वो ध्रुव स्वामिनी का इंतजार कर रहा है। खिंगल का पुनः प्रवेश होता है। खिंगल कहता है, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई है, यानी कि जो दुर्ग के तोरण है उसमें जो पालकियां हैं वो आ गई है। शकराज गर्व से कहता है, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। यानी कि उन पालकियों में ध्रुव स्वामिनी और जो गुप्त साम्राज्य के सामंतों की महिलाएं थी वो सभी पहुंच चुकी है। इस पर शकराज कहता है कि तो देरी क्यों है, उन्हें जल्दी ही मेरे पास लाओ। खिंगल सविनय विनम्रता से कहता है, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। रानी कौन? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी की एक प्रार्थना है, एक विनती है। शकराज कहता है क्या? तो खिंगल कहता है कि वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उसकी मर्यादा। यानी कि खिंगल कहता है कि ध्रुव स्वामिनी सीधे सिर्फ शकराज से ही भेंट करना चाहती है, क्योंकि उसे अपने मर्यादा की चिंता है। शकराज ठठाकर हंसते हुए क्या कहा? मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। तो इस पर शकराज कहता है कि भाग्य ने, उनकी किस्मत ने ही उनको मेरे सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया है, फिर भी उनके मन में अभी तक मर्यादा का ध्यान है। यह काफ़ी दया की स्थिति है उनकी। खिंगल कहता है कि वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है, कि वो आपसे मिलने के लिए, आपकी रानी बनने के लिए शीघ्र ही आपके पास पहुंचने वाली है।
शकराज हंसकर कहता है, अच्छा तो तुम मध्यस्थ हो ना। खिंगल को वो क्या कहता है कि तुम मेरे और धुरस्वामिनी के बीच में क्या हो, बिचौलिए हो। तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूँगा, जाओ। फिर वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूँगा, अब तुम यहाँ से जाओ। और खिंगल का प्रस्थान हो जाता है। तो आज हमने ये दूसरे अंक की इतनी व्याख्या पूरी की है। और इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें शकराज और कोमा का संवाद है, जिसमें कोमा शकराज को समझा रही है कि अपने आप को तुच्छ मान लेना या छोटा मान लेना कोई बुरी बात नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को संभालने के लिए ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन शकराज इस बात से सहमत नहीं है। इससे पता चलता है कि ऊपर से तो शकराज स्वयं को शक्तिशाली समझता है, लेकिन मन ही मन वह यह भी जानता है कि गुप्त वंश भी शक्तिशाली वंश है और युद्ध होने पर दोनों की ही हानि होगी। और वो मन ही मन सोचता भी है कि अगर रामगुप्त ने संधि की शर्तें नहीं मानी तो भीषण युद्ध भी हो सकता है। लेकिन हमने आगे देखा कि रामगुप्त संधि मान लेता है और वहाँ पर इस खुशी में, इस विजय में उत्सव मनाया जाता है शकराज के शिविर में, और धुरस्वामिनी भी शकराज के शिविर में पहुँच जाती है।